आज के इस टॉपिक में बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप की कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले हम कूलाम के नियम की बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम क्या है, फिर उसकी वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण एवं दिशा के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों कथनों को अगर हम एक साथ लें तो हमें मिलता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती को हटाने से हमें मिलता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समानुपातिक नियतांक K, जिसको हम स्थिर वैद्युत नियतांक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं। इसका वैल्यू हमने 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर बताया था। क्लियर है। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, परिमाण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का। और कूलाम का नियम जो है वो दिशा की भी बात करता है। कूलाम का नियम बताता है कि इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश होगा। अब वो अनुदिश इस ओर भी हो सकता है और अनुदिश इस ओर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये बल भी इस ओर और ये बल भी इस ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का विद्युत बल कार्य करेगा समान प्रवृत्ति के आवेशों के मध्य। लेकिन इनमें एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो फिर दोनों आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर, तो इधर बल लगेगा इस पर और इस पर बल लगेगा इधर, तो दिशा होगी एक दूसरे की ओर, लेकिन होगी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि आवेश समान प्रकृति के हों चाहे विपरीत प्रकृति के हों, विद्युत बल की जो दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की बात तो हम पहले भी देख चुके हैं कूलाम के नियम में। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में हम ये बताएंगे कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण कितना विद्युत बल लगता है सदिश रूप में, वो हमने बताया है F12 वेक्टर से। आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल। इधर हमने बात की है आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत बल की, जिसको हमने बोला है F21 वेक्टर आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल। देखिए, यहाँ जो दो आवेश हमने ले रखे हैं इन दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर विद्युत बल लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो बल हमने बताया है वो केवल Q1 पर लगता है Q2 के कारण। ये बल दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाते हैं, ये Q1 पर भी लगता है Q2 द्वारा और इतना ही Q2 पर भी लगता है Q1 द्वारा, लेकिन विपरीत दिशा में। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे दोनों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाने वाले बल समान परिमाण के होते हैं एवं विपरीत दिशा में होते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इधर हम देख रहे हैं Q1 पर Q2 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल अर्थात F12 वेक्टर। तो देखिए, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ वैसे वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। अगर पूरे डायग्राम को हम एक साथ देखेंगे तो हमें चीज़ समझ नहीं आएगी, पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे ही हमें डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। हमें 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1 दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, जो दूरी है, उस दूरी को हमने नाम दिया है R12। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इस पॉइंट को नाम दे रखा है हमने B। क्लियर है। अब तक मैंने बोला 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, उनके बीच की दूरी गिवन है, ये पॉइंट गिवन है A, ये पॉइंट गिवन है B। अब देखिए, हम ओरिजिन लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में हमें पॉइंट A व पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर बताना है। इट मीन्स चार्ज Q1 व चार्ज Q2 की स्थिति सदिश बताने हैं। तो देखिए, ये मैंने स्थिति सदिश बताया इस ओर, इसको R1 वेक्टर से नाम दिया। एक किसका स्थिति सदिश हुआ, आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ऐसे ही आवेश Q2 का स्थिति सदिश बताया O के रेस्पेक्ट में, ये R2 वेक्टर। क्लियर है। इसकी डायरेक्शन भी इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति सदिश की दिशा मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर होती है, मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर होते हैं। तो R1 वेक्टर स्थिति सदिश है Q1 का O के रेस्पेक्ट में और R2 वेक्टर स्थिति सदिश है Q2 का O के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब देखिए, इस चार्ज Q1 पर ये चार्ज Q2 जो है
वो इस ओर प्रतिकर्षण विद्युत बल लगाता है, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्लस इस प्लस पर इस ओर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसको हमने नाम दिया है F12 वेक्टर, अर्थात Q1 पर Q2 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल। इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी। अब इसकी जिधर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम इस वाली लेंथ को भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं और इस पर एरो लगा देते हैं। देखिए ये लेंथ कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, R12, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया है हमने R12 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर बता दी है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन भी डिनोट कर दिए, शो कर दिए, R12 वेक्टर। क्लियर। अब देखिए इस वाले डायग्राम की बात करते हैं पहले। इस वाले डायग्राम में वही 2 पॉइंट चार्जेज हैं जो इसमें थे, Q1 Q2, वही 2 पॉइंट A B, लेकिन अब डिस्टेंस को हमने यहाँ नाम दिया है R21, क्योंकि हम यहाँ जो बल है उसको नाम देंगे F21, 2 पर 1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण। तो जो नाम दिया है हमने बल का, उसी के अकॉर्डिंग सबस्क्रिप्ट लिए थे हमने। यहाँ देखिए बल में 1 2 था, तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। अब यहाँ बल में 2 1 है, तो यहाँ भी 2 1 और यहाँ भी 2 1। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, दोनों के बीच का डिस्टेंस R21, और इसको वेक्टर फॉर्म में फिर मैं बोलूँगा R21 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कितने बताऊँगा, जिस ओर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस ओर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा इस ओर। क्लियर है। F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी वेक्टर फॉर्म में लेकर बता दिया है R21 वेक्टर से। ऐसे ही जैसे इसमें हमने O के रेस्पेक्ट में Q1 व Q2 के पोजीशन वेक्टर बताए थे, ऐसे ही यहाँ बता रखे हैं O के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, Q2 का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में R2 वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो पूरा डायग्राम क्लियर है। सारे डायग्राम में जो भी नोटेशन थे, जो भी वेक्टर है, वो सारे मैंने बता दिए हैं। क्लियर। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, इस डायग्राम से हम बता रहे हैं F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखिए K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R12 स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही था, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज में लेते हैं। 11 से हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज में लिया जाता है। तो देखिए ये यूनिट वेक्टर हुआ R12 कैप, किस डायरेक्शन में हुआ, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर। तो ये R21 कैप भी किधर होगा, Q2 से Q1 की ओर लिया गया इकाई सदिश। क्लियर है। किसकी दिशा में लिया गया इकाई सदिश है, ये R12 वेक्टर की दिशा में लिया गया इकाई सदिश है R12 कैप, जो कि F12 वेक्टर की दिशा बताने के लिए यूज में लिया जा रहा है। ऐसे ही इधर बताएं हम F21 वेक्टर, 2 पर 1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो K Q2 Q1, अब देखिए इसमें बोला था Q1 Q2, Q1 पर Q2 के कारण, इसमें बोलना है 2 पर 1 के कारण, तो यहाँ मैंने बोल दिया K Q2 Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ हमने नाम दे रखा है R21, तो उसका स्क्वायर R21 का स्क्वायर, और यहाँ R21 कैप। देखिए यहाँ 1 2 लिया है तो यहाँ भी 1 2 लिया है और उस पर कैप लगाया है, यहाँ 2 1 लिया है तो यहाँ भी 2 1 लिया है और उस पर कैप लगाया है। क्लियर है बात। तो ये R21 कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, किस वेक्टर की डायरेक्शन में, R21 वेक्टर की डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर है R21 कैप, जो कि F21 वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। F21 वेक्टर की डायरेक्शन किस ओर है, यहाँ इस ओर, तो R21 वेक्टर की डायरेक्शन भी इस ओर ले रखी है, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो भी इसी ओर है, R21 की दिशा में लिया गया इकाई सदिश ही है। इकाई सदिश दिशा बताने के लिए यूज में आ रहा है यहाँ। क्लियर। ये परिमाण हुआ, ये डायरेक्शन हुई, ये परिमाण हुआ, ये डायरेक्शन हुई। ये F12 वेक्टर, ये F21 वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। 11 से हम जानते हैं कि इकाई सदिश जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब इकाई सदिश बराबर वो सदिश अपॉन उस सदिश का परिमाण। तो देखिए इकाई सदिश R12 कैप इजिकल टू सदिश होगा R12 वेक्टर
अपॉन इसका परिमाण हुआ R12। परिमाण में हम ये वेक्टर हटा कर लेंगे। क्लियर है। ऐसे इधर लिखें इकाई सदिश R21 केप के लिए, तो R21 केप इजिकल टू R21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड R21। क्लियर। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि R12 केप का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R21 केप का ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे। तो पुट किया है हमने F12 वेक्टर इजिकल टू KQ1Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये R12 केप के प्लेस पे ये पुट कर दिया है R12 वेक्टर अपॉन R12। अब देखिए यहाँ पर 12 स्क्वायर है और यहाँ 12 है, तो ये कितना बन गया R12 क्यूब बन गया। ऊपर KQ1Q2 एज इट इज KQ1Q2 और ये R12 वेक्टर एज इट इज। ऐसे ही हमने इधर भी पुट किया है R21 केप के प्लेस पे ये पुट किया है। देखिए ये पुट किया है, ये तो एज इट इज ही लिखा है हमने। यहाँ बस हमने क्या किया है, ये Q2 Q1 था, यहाँ कर दिया है Q1 Q2, क्योंकि आवेश अदिश भौतिक राशि है। अदिश में हम क्रम बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Q2 Q1 लिख लें चाहे Q1 Q2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश अदिश भौतिक राशि है और अदिश भौतिक राशि में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर। तो KQ1Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और ये R21 केप के प्लेस पे ये पुट कर दिया R21 वेक्टर अपॉन R21। अभी यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है। देखिए ये R21 स्क्वायर, ये R21, तो ये क्यूब बन गया R21 क्यूब, और ये एज इट इज KQ1Q2 और ये एज इट इज R21 वेक्टर। अब हमने 11th में पढ़ा था दो सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम यूज में लेते हैं। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या बोलता था ट्रायंगल लॉ बोलता है कि अगर हमें किन्हीं दो सदिशों को जोड़ना हो तो उनको किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से एक ही क्रम में निरूपित कीजिए, और फिर विपरीत क्रम में जो वेक्टर आएगा वो उनके रिजल्टेंट को, वो उनके परिणामी को बताएगा। एक ही क्रम वाले जोड़ेंगे और अपोजिट क्रम वाले के इक्वल होंगे। ये था हमारा त्रिभुज नियम 11 से, याद आ गया होगा। देखिए अप्लाई करते हैं इस वाले ट्रायंगल में। देखते हैं पहले हम इस वाले ट्रायंगल में। देखिए ये ट्रायंगल की 3 साइड्स है, 1 2 3। ये वाली साइड जो है वेक्टर फॉर्म में है R2 वेक्टर, ये वाली साइड है R12 वेक्टर, और ये वाली साइड है R1 वेक्टर। अब इसमें सेम ऑर्डर वाली कौन सी है, जिनका एरो एक ही ओर है, आगे की ओर है। देखिए ये वाला वेक्टर, इसका एरो इधर, ये वाला वेक्टर, इसका एरो इधर, ये सेम ऑर्डर में है दोनों के एरो, और इसका जो एरो है वो इन दोनों के एरो के अपोजिट ऑर्डर में है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जो सेम ऑर्डर में है जिनके एरो, वो वेक्टर एड होंगे और अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल होंगे। इट मीन्स ये प्लस ये इजिकल टू ये, यही होगा। तो यही किया है हमने। देखिए R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इजिकल टू R1 वेक्टर। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर दें हम, R12 वेक्टर इजिकल टू, इसको उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया R12 वेक्टर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि R12 वेक्टर के प्लेस पे यहाँ पुट करना है हमें R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देखिए पुट किया भी हमने, तो पुट करने से हमें क्या मिला, F12 वेक्टर इजिकल टू KQ1Q2 अपॉन R12 क्यूब, ये तो एज इट इज, और R12 वेक्टर के प्लेस पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पुट कर दिया है, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। क्लियर यहाँ तक। अब ऐसे ही इधर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करें इस वाले ट्रायंगल में, तो देखिए इसमें सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स, देखिए इसका एरो इस ओर, इसका एरो इस ओर, और इसका एरो इस ओर, तो सेम ऑर्डर में ये वेक्टर और ये वेक्टर हो गए। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इजिकल टू ये अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर। इट मीन्स R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इजिकल टू R2 वेक्टर, यही बताया। R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इजिकल टू R2 वेक्टर। अब यहाँ से R1 वेक्टर को RHS में ले जाएं तो माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या बचा, R21 वेक्टर इजिकल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने क्यों निकाला है, ये इसलिए निकाला है ताकि हम यहाँ R21 वेक्टर के प्लेस पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पुट कर सकें। तो देखिए अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, F21 वेक्टर
ये मिल गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू ये एज इट इज K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और यहाँ R21 वेक्टर के प्लेस पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हमने पुट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया है, अगर माइनस यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, हम आगे निकाल लेते हैं तो ये माइनस का जो है वो तो प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ R1 माइनस का था, यहाँ R1 प्लस का हो गया है और प्लस वाला जो था वो माइनस का हो गया है। कब? जब यहाँ से इस ब्रैकेट से माइनस आगे ले लें। तो देखिए माइनस आगे ले लिया है तो यहाँ R1 प्लस हो गया है, R2 माइनस हो गया है। ये एज इट इज़ K Q2 और नीचे R21 के प्लेस पे हमने R12 पुट कर दिया है। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि R21 जो होता है वो R12 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि Q2 व Q1 के बीच की दूरी वही है जो कि Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। देखिए Q2 व Q1 के बीच की दूरी वही है जो कि Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी तो वही है। जितनी दूरी पर जयपुर से जोधपुर है उतनी ही दूरी पर जोधपुर से जयपुर है। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर जयपुर से कोई जोधपुर जा रहा है तो जिस ओर जा रहा है तो जोधपुर से जो जयपुर आ रहा है उसकी विपरीत ओर आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में तो हम इनको अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें तो ये दोनों सेम ही होंगे। तो इसीलिए R21 ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में R21 किसके इक्वल होगा? R12 के इक्वल होगा। तो हमने R21 के प्लेस पे यहाँ R12 पुट कर दिया है और क्यूब था तो क्यूब लगा दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हम इसके नोटेशन को इस नोटेशन की फॉर्म में लेना है, इधर R12 की फॉर्म में, क्योंकि अगले स्टेप में हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं इसलिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ से माइनस आगे ले लिया है, R21 के प्लेस पे R12 पुट कर दिया है तो ये स्टेप मिला मुझे, ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है। क्लियर? अब देखिए इस वाली टर्म को देखिए, माइनस को छोड़कर अगर मैं इसको देखूं तो ये है K Q2 अपॉन R12 क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये का ये है। देखिए K Q2 अपॉन R12 क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसके प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर अगर यहाँ पुट कर दूँ माइनस को छोड़कर इसकी जगह, तो क्या मिलेगा मुझे? F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस और इसके प्लेस पे F12 वेक्टर, ये मिला मुझे। देखिए F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। इसका क्या मीनिंग हुआ? स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलें तो क्या मिलेगा? स्टेटमेंट हमें यहाँ से आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल उतना ही होता है जितना कि आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। नेगेटिव साइन या अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जितना बल Q1 पर लगाता है Q2 उतना ही बल Q2 पर लगाता है Q1, लेकिन विपरीत दिशा में। ये तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया नियम में तो हम ऐसी बात करते हैं कि जितना कोई वस्तु ए बी पर लगाती है बल उतना ही वह वस्तु बी भी ए पर लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? यहाँ से ये प्रूव हुआ कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। क्लियर है बात? तो ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप ये नहीं है, यहाँ तो ये प्रूव हुआ है कि जितना विद्युत बल Q1 लगाता है Q2 पर उतना ही विद्युत बल Q2 लगाता है Q1 पर, लेकिन विपरीत दिशा में। सदिश रूप तो यही हो गया था। देखिए ये वाला और ये वाला, ये Q1 पर Q2 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल सदिश रूप में, और ये Q2 पर Q1 द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल सदिश रूप में। अगर हम यहाँ केप लगा कर लेते हैं तो यहाँ स्क्वायर आता है। देखिए केप लगा कर लिया तो स्क्वायर, केप लगा कर लिया तो स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ वेक्टर लगा कर ले में हम इसके प्लेस पे, केप के प्लेस पे अगर वेक्टर लगाएं तो फिर नीचे स्क्वायर के प्लेस पे क्यूब आएगा। देखिए केप के प्लेस पे वेक्टर लगा दिया तो फिर स्क्वायर के प्लेस पे क्यूब आया है। क्लियर है? तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं।
इट मीन्स ये है Q1 पर Q2 द्वारा, ये है Q2 पर Q1 द्वारा, तो वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होती है। क्लियर है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप था। अब नीचे नोट में हमने क्या बता रखा है वो देखिए। नीचे नोट में हमने बता रखा है इन जनरल फॉर्म अर्थात सामान्य रूप में अब अगर हम कूलाम के नियम को लिखें, हम ये दोनों बल न लिख कर एक ही बल लिखें तो कितना कैसे किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो देखिए मैंने आवेश भी बदल कर ले लिए हैं, या Q1 Q2 के प्लेस पे मैंने ले लिया है +Q+Q0, बीच की डिस्टेंस को मैंने R ले लिया है, R12 व R21 के प्लेस पे R डिस्टेंस ले लिए, और फिर R12 केप R21 केप के प्लेस पे केवल मैंने R केप बता दिया डायरेक्शन के लिए। ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पर ये पॉजिटिव इस इधर की ओर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन R केप से बताई जाएगी। तो मैं F वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F वेक्टर इजिकल टू Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर R केप जो कि एफ केप की डायरेक्शन एफ वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए लिया गया यूनिट वेक्टर है। क्लियर। तो जनरल फॉर्म में हम कूलाम के नियम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, पेज को नज़र से निकाल लीजिए। मैं कुछ देर के लिए इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ।